Hello friends, my name is Rahul. Today in this video, we are going to talk about society, religion and administration of early medieval Indian history. Let's start. फ्रेंड्स, हमने राजपूत वंश के पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ लिया है। अब हम राजपूत वंश के सोसाइटी, रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोसाइटी, सबसे पहले राजपूत एज के सोसाइटी के बारे में जानते हैं। टू इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स कंटिन्यूइंग इन सोसाइटी सिंस द 17th सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स वर। 7वीं शताब्दी के सोसाइटी में दो महत्वपूर्ण ट्रेंड्स प्रचलन में थे। पहला है द कंटिन्यूटी ऑफ द एसिमिलेशन ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स। राजपूत काल में बहुत सारे विदेशी जातियाँ भारतीय जातियों में शामिल किए जा रहे थे। सेकेंड पॉइंट, द सेग्रीगेशन ऑफ जाति सिस्टम। इस काल में ढेर सारी जातियाँ उत्पन्न हुई, जैसे शूद्रों में बढ़ई, लोहार आदि अनेक प्रकार की जातियों का बंटवारा हो गया। इस काल में जातियों का स्ट्रिक्ट बंटवारा भी हो गया था। स्ट्रिक्ट से मतलब है अब कोई भी अपना व्यवसाय चेंज नहीं कर सकता था। अगर शूद्र खेती किसानी कर रहे हैं तो खेती किसानी ही करेंगे। शूद्र कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। शूद्र कभी शासक नहीं बन सकेगा और व्यापार भी नहीं करेगा। वे केवल और केवल खेती करेंगे, जिसके बदले में उनको सिर्फ जीने के लिए भोजन दिया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस काल में जातियों का बंटवारा हो गया था और ये जातियों का बंटवारा बहुत स्ट्रिक्ट था। थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ धर्मशास्त्राज द ब्राह्मण्स गाइडेड द सोसाइटी। ब्राह्मण समाज को गाइड कर रहे थे और इनका सोर्स था धर्मशास्त्र। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट दिया गया है। कायस्थ वाज एन इम्पॉर्टेंट क्लास इमर्ज एज अ जाति ड्यूरिंग दिस पीरियड। कायस्थ वर engaged as clerk of the administration. They were responsible for writing documents and maintaining records. अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में यानी राजपूत काल में कायस्थ जाति एक नई जाति बनी, जिसका काम क्लर्कियल था या क्लर्क का काम करते थे। तो राजपूत एज में एक नई जाति बनी जिसे कायस्थ कहा जाता था। आगे बढ़ने से पहले आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अभी हम राजपूत एज के सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। टू इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स कंटिन्यूइंग इन सोसाइटी सिंस द 7th सेंचुरी एडी एंड ऑनवर्ड्स वर द कंटिन्यूटी ऑफ द एजिमिलेशन ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स। सेकेंड, द सेग्रीगेशन ऑफ जाति सिस्टम। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ धर्मशास्त्र द ब्राह्मण्स गाइडेड द सोसाइटी। और एक यहाँ पर नोट भी दिया गया है। कायस्थ वाज एन इम्पॉर्टेंट क्लास इमर्ज एज अ जाति ड्यूरिंग दिस पीरियड। कायस्थ वर इंगेज्ड एज क्लर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। अब आइए राजपूत काल के गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में जानते हैं। Each kingdom was divided into a large number of jagirs held by the jagirdars. It was called feudalism. इस काल में राज्य को जागीर के रूप में बांट दिया जाता था। जागीर जिसे दिया जाता था उसे जागीरदार कहा जाता था। जागीरदार ही अपने जागीर का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, टैक्स वसूलता था और फिर राजा को भी टैक्स देता था। इस सिस्टम को फ्यूडलिज्म कहा गया। आइए जान लेते हैं फ्यूडलिज्म क्या है। पहला पॉइंट है, लाइक यूरोप द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द राजपूत वाज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम। यूरोप में रोम एम्पायर के पतन के बाद फ्यूडलिज्म प्रचलन में आ गया था। उसी प्रकार हर्ष के बाद भारत में भी राजपूत काल में फ्यूडलिज्म सिस्टम प्रचलन में आ गया था। Point 2, in this system the king granted land to big zamindars who paid him annual grants, tax and military help
व्हेन नीडेड। इस सिस्टम में राजा अपने राज्य को बड़े जमींदारों में बांट देता है जिसे जागीर कहते हैं। इस जागीर के मालिक को जागीरदार कहते हैं। जागीरदार राजा को उपहार, टैक्स और मिलिट्री हेल्प दिया करता था। थर्ड पॉइंट, ही रिसीव्ड किंग्स ग्रांट ऑफ लैंड फॉर द सर्विस एंड द लैंड वाज कॉल्ड हिज जागीर। द फ्यूडल लॉर्ड वाज कॉल्ड द जागीरदार। इस बात को हमने सेकेंड पॉइंट में चर्चा कर लिया है कि राजा अपने राज्य को जागीरदारों में बांट देता है और जागीरदार राज्य को टैक्स और मिलिट्री हेल्प दिया करते थे। एक बात और, अगर हम राजपूत एज और मौर्यन एज में तुलना करें तो पाएंगे कि मौर्यन गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड था, यानी राजा शासन करने के लिए ब्यूरोक्रेट रखता था और सभी पावर राजा के पास ही रहता था और ब्यूरोक्रेट राजा के अनुसार काम करते थे। लेकिन राजपूत एज में ऐसा नहीं था। इस काल में डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था क्योंकि राजा अपने जागीरदारों को वे सभी पावर जो एक राजा रखता है जागीरदारों को दे दिया करता था, यानी जागीरदार भी राजा की तरह पावर रखता था। जागीरदार ही मिलिट्री रखता था, नीतियाँ बनाता था, एडमिनिस्ट्रेशन देखता था और टैक्स वसूलता था। यानी फ्यूडलिज्म में राजा के नीचे राजा होता था, जबकि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही राजा होता था और सभी पावर उसी राजा के पास रहता था। यानी फ्यूडलिस्टिक गवर्नमेंट में राजा के नीचे राजा होता था। आगे बढ़ने से पहले आइए इसे रिपीट कर लेते हैं। हम अभी अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के गवर्नमेंट के बारे में जान रहे हैं। ईच किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ जागीर्स हेल्ड बाय द जागीरदार। इट वाज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म, व्हाट इज फ्यूडलिज्म? फर्स्ट पॉइंट, लाइक यूरोप द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द राजपूत वाज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम। Second point, in this system, the king granted land to big zamindars who paid him annual grants, tax and military help when needed. Third point, he received king's grant of land for this service and the land was called his Jagir. The feudal lord was called the Jagirdar. Religion of Rajput age. First point, the Rajputs were staunch followers of Hinduism. राजपूत हिंदू धर्म को मानने वाले थे। सेकेंड पॉइंट, दे आल्सो पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। राजपूतों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी संरक्षण दिया था। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द चंदेल रूलर a lot of Jain temples were built in खजुराहो like पार्श्वनाथ टेम्पल। चंदेल शासकों ने खजुराहो में ढेर सारे जैन टेम्पल भी बनवाए थे, जैसा कि पार्श्वनाथ टेम्पल एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि खजुराहो में सिर्फ हिंदुओं का ही मंदिर नहीं बनवाया था चंदेलों ने, बल्कि जैन मंदिर भी बनवाए थे। यानी खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का धार्मिक स्थल है। फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड द भक्ति कल्ट स्टार्टेड। भक्ति मीन्स भगवान के प्रति समर्पण होता है। तो भक्ति मूवमेंट कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है 8वीं शताब्दी में, यानी राजपूत एज में। और भक्ति मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था, तो इसको इस प्रकार समझा जा सकता है। 8वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गया था और ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। इस्लाम धर्म में यूनिटी ऑफ गॉड की बात किया जाता था, यानी गॉड एक है। मुस्लिम समाज में कोई जातियाँ नहीं थी, कोई ऊंच नीच नहीं होता था। इसके वजह से हिंदुओं में निम्न जातियाँ काफ़ी प्रभावित हुई और इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिए थे और इस प्रकार इस्लाम का प्रभाव बढ़ रहा था।
जबकि दूसरी ओर हिंदू धर्म में कई जातियां बनी थी, ऊंच नीच का भेदभाव होता था। ये ढेर सारे भगवान को मानते थे और निम्न जातियों को धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने से मनाही था। इसी बुराइयों को दूर करने के लिए हिंदुओं ने भक्ति मूवमेंट शुरू किया और इसके तहत भगवान की भक्ति करने के लिए सभी को परमिट दिया गया, यानी सभी धर्म के अब पूजा कर सकेंगे, भक्ति कर सकेंगे। निम्न वर्ग और उच्च वर्ग दोनों एक साथ भजन कर सकते थे और यूनिटी ऑफ गॉड का सिद्धांत दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ भक्ति मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम जागीरदार करते थे, ये न्यायिक कार्य भी करते थे। पूरे एम्पायर को भुक्तीज में बांटा गया था, भुक्तीज को मंडल में बांटा गया था, मंडल को विषय में और विषय को विलेजेज में बांटा गया था। आगे बढ़ने से पहले आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। रिलीजन, द राजपूत्स वर स्टॉन्च फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। सेकेंड पॉइंट, दे आल्सो पैट्रोनाइज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द चंदेल रूलर a lot of Jain temples were built in Khajuraho like Parshvanath temple. Third point, fourth point, during their period of the Bhakti cult started. About administration, empire was divided into Bhuktij. Bhuktij was divided into Mandal. Mandal was divided into Visayas and Visayas was divided into villages. Let's go to next page. Let's know about major literary works of this period. राजपूत एज में कुछ महत्वपूर्ण लिटरेचर हैं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राज तरंगिणी, रिटन बाय कल्हड़। राज तरंगिणी इसे कल्हड़ ने लिखा है। कल्हड़ हर्ष का कोर्ट पोएट था। सेकेंड पॉइंट, द रामचरित ऑफ संध्याकर नंदी, रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग रामपाल। संध्याकर नंदी रामपाल का कोर्ट पोएट था और इसने रामचरित किताब लिखी थी जिसमें रामपाल और गॉड राम के बारे में चर्चा किया गया है। थर्ड पॉइंट, सोमदेव कथासरित सागर। कथासरित सागर सोमदेव द्वारा रचित पुस्तक है। फोर्थ पॉइंट, चंद्रबरदाई द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान रोट पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का कोर्ट पोएट था। इसने पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी पृथ्वीराज रासो लिखा था। आगे बढ़ने से पहले आइए इसे रिपीट कर लेते हैं। राज तरंगिणी, रिटन बाय कल्हड़, कोर्ट पोएट ऑफ किंग्स हर्ष। सेकेंड पॉइंट, द रामचरित ऑफ संध्याकर नंदी, रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग रामपाल ऑफ द पाल किंगडम, रिप्रेजेंट्स बोथ द स्टोरी ऑफ राम एंड द लाइफ ऑफ किंग रामपाल ऑफ बंगाल। थर्ड पॉइंट, सोमदेव कथासरित सागर। कथासरित सागर was written by सोमदेव। फोर्थ पॉइंट, चंद्रबरदाई द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान रोट पृथ्वीराज रासो। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। पॉइंट 5, भास्कराचार्य रोट सिद्धांत शिरोमणि अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि किताब लिखा जो एस्ट्रोनॉमी पर आधारित था। सिक्स्थ पॉइंट, राजशेखर द कोर्ट पोएट ऑफ महेंद्रपाल, हिज बुक्स आर काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी एंड बाल रामायण। राजशेखर महेंद्रपाल का कोर्ट पोएट था।
इसने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं जो इस प्रकार है: काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण आदि। पॉइंट 7, सरस्वती कंठभरण रिटेन बाय भोज। सरस्वती कंठभरण राजा भोज द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ने से पहले आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भास्कराचार्य रोट सिद्धांत शिरोमणि अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी। पॉइंट 6, राजशेखर द कोर्ट पोएट ऑफ महेंद्रपाल, हिज बेस्ट नोन वर्क्स वर काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी एंड बाल रामायण। पॉइंट 7, सरस्वती कंठभरण रिटेन बाय राजा भोज। लेट्स नो अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। फर्स्ट पॉइंट, मुरल पेंटिंग्स एंड मिनिएचर पेंटिंग्स वर पॉपुलर। राजपूत एज में मुरल और मिनिएचर दोनों प्रकार के पेंटिंग प्रचलन में थे। मुरल यानी वे पेंटिंग्स जो पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे, और मिनिएचर पेंटिंग्स जो कपड़ों, कागज आदि पर बनाए जाते थे। प्राचीन इतिहास में सिर्फ मुरल पेंटिंग्स ही बनाए जाते थे, जबकि राजपूत एज में मिनिएचर और मुरल पेंटिंग्स दोनों प्रचलन में थे। सेकेंड पॉइंट, टेम्पल एट खजुराहो, हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। इस काल में खजुराहो के मंदिर जो हिंदू और जैनियों दोनों के लिए बनाए गए हैं, राजपूत एज का महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर हैं। थर्ड पॉइंट, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है। फोर्थ पॉइंट, द सन टेम्पल एट कोणार्क राजपूत एज से ही संबंधित है जो उड़ीसा में है। सिक्स्थ पॉइंट, द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू पर है जो कि जैन टेम्पल है। इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑन पॉलिटी, नीतिसार रिटेन बाय कामंदक। नीतिसार रिटेन बाय कामंदक। नीतिसार राजनीति से संबंधित बुक है, इसे कामंदक ने लिखा है। आगे बढ़ने से पहले आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ राजपूत एज। फर्स्ट पॉइंट, मुरल पेंटिंग्स एंड मिनिएचर पेंटिंग्स वर पॉपुलर। सेकेंड पॉइंट, टेम्पल्स एट खजुराहो, हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। थर्ड पॉइंट, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। फोर्थ पॉइंट, द सन टेम्पल एट कोणार्क, ओडिशा। फिफ्थ पॉइंट, द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, इट इज जैन टेम्पल। देयर इज वन important works on polity, Nitisar written by Kamandak. Our last heading is economy. Point 1, land grants and agriculture. भूमि जागीरदारों को दे दी जाती थी जो किसानों से टैक्स वसूला करते थे। फिर जागीरदार कुछ टैक्स राजा को भी देता था। और इस काल में एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ था, यानी एग्रीकल्चर का प्रसार हुआ था। राजपूत एज में ही एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन भी हुआ था। पॉइंट 2, इन एंशिएंट हिस्ट्री देयर वाज नो इंटरमीडियरीज बिटवीन किंग एंड पीजेंट्स बट इन राजपूत एज इट ऑकर्ड। यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में अंतर बताया जा रहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री में राजा डायरेक्ट किसानों के टच में रहता था। एंशिएंट पीरियड में राजा डायरेक्ट किसानों के टच में रहता था, कोई तीसरा नहीं होता था, यानी राजा और किसानों के बीच में कोई तीसरा नहीं होता था। जबकि मिडिवल पीरियड में राजा और किसानों के बीच जागीरदार या जमींदार आ गए थे। इस अंतर को आप अच्छे से समझ लेना।
आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू जागीरदार एंड एग्रीकल्चर गॉट एक्सपेंशन। सेकेंड पॉइंट, इन एंशिएंट हिस्ट्री देयर वर नो इंटरमीडिएरीज बिटवीन किंग एंड पीजेंट्स बट इन राजपूत एज इट एग्जिस्टेड। तो आज हमने राजपूत एज के सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को जाना। तो आज बस इतना ही। आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।